ओरिजिनली केस ये था सर, आई वॉज द फादर इन लॉ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड पर्सन जो थी मेरी बहू थी और उनके फादर और उनके भाई थे। फादर इन लॉ, आई वॉज द फादर इन लॉ ऑफ द वन ऑफ द अक्यूज पर्सन। कहानी ये है सर कि मेरी जो बहू थी उन्होंने घर पे बोला अपने हस्बैंड से, मेरे बेटे से, कि मैं आज अपने मायके जाना चाहती हूँ। बेटे ने अपनी माँ से बोला, मेरी वाइफ से जो ओरिजिनल केस में मृतिका थी, उन्होंने बोला कि इनको जाना है। तो मेरी वाइफ ने उनको बोला कि अभी आप गर्भवती हैं, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे रहिए। उस बात को लेकर के विवाद होता है। उसके अगले दिन प्रोसिक्यूशन स्टोरी था कि आई, माई वाइफ एंड एवरीबडी वाज सिटिंग इन द हाउस और हम खाना खा रहे थे बैठ करके। हमारी डॉटर इन लॉ क्योंकि कल नाराज हो गई थी, उन्होंने अपने फैमिली को फोन कर दिया था। तो डॉटर इन लॉ के जो फादर है मेरे समधी और डॉटर इन लॉ के जो ब्रदर है, वो दोनों सवेरे 9 बजे मेरे घर आते हैं और मेरे घर के अंदर घुस करके उन्होंने हमारे साथ मारापीटी चालू कर दी। मुझको कोई चोटें नहीं थी, मेरे बेटे को जो हस्बैंड है उस लड़की का, उसको स्टैब इंजरीज थी, और मेरे दूसरे बेटे को जो देवर थे उनको स्टैब इंजरीज थी। प्रोसिक्यूशन स्टोरी और ऐसे बनती है कि मेरी वाइफ जो थी वो बीच में इंटरवीन करने के लिए गई, तो उस कारण से उनको भी कुछ इंजरीज लगी। अनफॉर्चुनेटली शी सकम्ड टू दोज इंजरीज, शी पास्ड अवे। ये 302 का ओरिजिनल कहानी था। 302 307 का केस बना जी सर, उन पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ, के पिता और बहू के खिलाफ भी बना सर, क्योंकि एलिगेशन ये भी आया कि बहू भी बीच में फिर हंसिया लेकर के आई और वो भी मारी। बहू के पिता भाइयों के खिलाफ बना 302 307 का केस। जी जी। उसमें आप गवाह हो गए। उसमें सर 4 आई विटनेसेस थे। उसमें मैं एक आई विटनेस था, मेरा बेटा इंजर्ड आई विटनेस था, मेरा दूसरा बेटा इंजर्ड आई विटनेस था और एक दूसरा आई विटनेस था। नाउ व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई वेंट टू गिव माय एग्जामिनेशन इन चीफ, 1 तारीख को मेरा एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, वन डेट। उस तारीख पे मैं जाता हूं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी या इस कंप्लेंट की कहानी है कि आई सपोर्टेड द ओरिजिनल केस फॉर द प्रोसिक्यूशन। नहीं, अभी आप उसी पे रहो। फिर क्या हुआ उस दिन? आप चीफ डीएल सपोर्ट किए फिर? जी, फिर उसके बाद चीफ डिफेंस की वजह से या और किसी कारण से एडजर्न नहीं होता है। जजमेंट में वो फाइंडिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी इशू था, तो इस कारण से जेल से वीसी से मुलजिम उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से चीफ जो था डिफर हो गया। दूसरी तारीख में जब मैं आया सर गवाही देने के लिए, तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने कुछ ऐसे एडमिशंस किए जो ट्रायल कोर्ट का मानना है कंप्लीटली डिफरेंट टू दी स्टेटमेंट गिवन इन दी एग्जामिनेशन इन चीफ। मैंने ये बोला अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कि घटना में जब हुआ मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, घटना स्थल पे उस कमरे में मैं मौजूद नहीं था, घटना कारित इन लोगों ने नहीं करी है, घटना कारित 4 या 5 नकाबपोश लोगों ने आकर के वो घटना कारित की थी। नाउ माय लॉर्ड्स, माय सन्स, बोथ ऑफ द इंजर्ड आई विटनेसेस, उन्होंने जो मैंने प्रति परीक्षण में जो कहानी बताई है, उस कहानी को उन्होंने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में ही बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, हमारे इन-लॉज कभी नहीं आए थे वहां पे, 4-5 नकाबपोश लोग ही आए और उन्होंने ऐसी घटना कारित करी। आफ्टर दैट माय लॉर्ड्स, देयर वाज सर्टेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आल्सो। ट्रायल कोर्ट उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी देखती है और ये पाती जी, और ये पाती है कि जो देहाती नालसी में मैंने बताया था कि घर के अंदर की घटना है, वहां से कोई खून आलूदा मट्टी भी जब्त नहीं हुई, और उसके अलावा जो ऑफेंस के अवशेष थे वो भी घटना स्थल के अंदर से नहीं पाए गए थे। मैप के हिसाब से घटना स्थल कोई दूसरी जगह पे था। अनरिलायबल विटनेस। ट्रायल कोर्ट पैरा 71 में ऑफ कोर्स उन्होंने एक इंक्वायरी किसी नेचर की करके ये तो बोला है कि 340 में हम इनके खिलाफ में आगे बढ़ रहे हैं, पर उसके पहले मुलजिमों को अक्विट करने के लिए मुझको उन्होंने अनरिलायबल विटनेस ही माना है, क्योंकि ओरिजिनल अक्यूज्ड पर्संस तो उसमें से सर अक्विट हो गए। नाउ मतलब व्हाट आई वुड लास्टली सबमिट इज लीगली, इफ वी सी 193 और 194, मतलब 194 इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ 193। 193 इज सिंपली अबाउट गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट, और उस फॉल्स एविडेंस का कोई इंटेंशन या मोटिव नहीं है, वो फॉल्स एविडेंस बस होना चाहिए, तो अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर 193। 194 में एक इंटेंशन भी है, that is I need to convict the person for the offense punishable under the death, right? death है ना? Absolutely, capital punishment है जी। My contention is my lords, और ऐसी सजा हो जाए उसको। हाँ, नहीं वो इंटेंशन बस है। ऑफ कोर्स उसमें पार्ट 2 है कि अगर ऐसी सजा हो जाए तो। हाँ, 2 भाग है। 2 भाग में है सर। तो पहले भाग में तो इंटेंशन ही है। Now what I most humbly submit my lords is right now not going into the prosecution story, पर अगर हमारे प्रतिपरीक्षण में जो हमने एडमिशंस किए जिससे मुलजिमान को उस केस में राहत भी मिल गई होगी, my intention was to not have them convicted। अगर मैंने false evidence दी, अब ये not going into that part of it right now। बट इसके 2 भाग हो गए जी। अब उन्होंने ये कहा कि या तो आपने पहले झूठ बोला या पुलिस को गवाही दी, तो शख्सियत का स्टेटमेंट भी तो गवाही होगी ना जी, या आपने कोर्ट में झूठ बोला, 2 में से एक तो झूठ है। एक निवेदन था सर मेरा, 193 talks about false evidence, evidence section 3 में एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है everything which comes before the court। वो जो हमने स्टेटमेंट्स पुलिस को दिए हैं प्रीवियसली, that will not come within the realm of evidence within the evidence act। एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सही है, हाँ। जी,
ये एक चीज है सर। दूसरा एक लीगल इशू भी यूजुअली व्हाट आई सबमिट, मतलब ऑफ कोर्स वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑन दिस, क्योंकि वो 340 के जो मैटर्स हैं उनको यूजुअली एक ही तरीके से डील किया जाता है। व्हाट माय सबमिट इज, आई एम श्योर माय लॉर्ड्स हैज डेल्ट विद न्यूमरस मैटर्स, एक 344 भी है सर यूजुअली। नाउ 344 माय लॉर्ड्स प्रोवाइड्स फॉर सेम 340 का ही वो इक्विवेलेंट पावर दिया हुआ है किसी कोर्ट को, दैट आल्सो अप्लाइज टू सेशंस कोर्ट्स एज वेल। उसमें समरी प्रोसीडिंग्स भी दी हुई है सर, कि अगर मान लीजिए फॉल्स एविडेंस का केस बनता है एंड द कोर्ट में नॉट फाइंड इट एक्सपीडिएंट, क्योंकि 340 का सबसे पहला टेस्ट है एक्सपीडिएंसी। रोज बहुत सारे गवाह हॉस्टाइल होते रहते हैं। Expedient in the interest of justice. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। The sentence is in the interest of justice. Right. Usually what I have seen, my lords, is that when people start misusing the law, sometimes one person goes और वो एक ही व्यक्ति है जो 3-3 4-4 बार FIR करे जा रही है, फिर आकर के हॉस्टाइल हो रहे हैं या हो रही हैं. Under those circumstances, I have seen prosecutions like that. I have seen convictions also like that. My only submission is, my lords, that satisfaction of expedient in the interest वो 340 का essential requirement है. Number one. Number two, अगर false evidence का case है भी, the court can also deal with it under 344. एक summary trial भी की जा सकती थी. And if my lords will permit me to take my lords one step ahead in this argument, sir, 344(3) बड़ा interesting है, sir. क्या? 344 subsection 3 says that, and उसका एक interpretation, I'll just read it out. So 344 is summary procedure for trial for giving false evidence. 344(3) है, sir. Nothing in this section shall affect the power of the court to make a complaint under section 340 for the offense, where it does not choose to proceed under this section. Now, I am not saying that the court is without jurisdiction. बिल्कुल सर उनके पास jurisdiction है, no two ways about that. पर वो expediency का टेस्ट एक जरूर होता है. And secondly, सर, जब 344 subsection 3 में where it does not choose to proceed under this section, तो legislature का intention ये है कि सबसे पहले तो कोर्ट ये देखे कि अगर मान लीजिए वो prosecute करना भी चाह रही है किसी को false evidence के लिए, first choice 344 को दिया जाए. अगर in the interest of justice कोर्ट ये पाती है कि नहीं, इनका false evidence जो है वो इस गंभीर प्रकृति का है कि it has shaken the conscience of the court, yeah, it is in the interest or the expedience in the interest of justice, that it's satisfied. So then the court may at least satisfy itself at 344. Vishal Daniel, learned counsel for the applicant. The order sheet and copy of the judgment has been filed. Next, learned counsel for the applicant has submitted that the applicant is alleged to have committed offence punishable under section 193 and 194 of the Indian Penal Code 1860. But he, learned counsel Sri Daniel, has submitted that the offence of the section 194 is not made out that the applicant was having no intention to charge the conviction of any person for the offence punishable under capital punishment, and no one has been convicted on the basis of his evidence. Hence, section 194 is not applicable against the applicant. And simple, if the case is simply, if case is treated under section 193 of the IPC, that is punishable only with So 7 years है, मैं और confirm हूँ. That is punishable maximum 7 years. And fine. 193 का उस दिन ये था कि bailable और non bailable का क्या झंझट? Sir, part 1 bailable है इसका, part 2 non bailable है sir. हाँ. And part 1 of the section 193 full stop करने बाद लिखना is available, is non bailable. Part 1 bailable है sir. हाँ. So part 1 is bailable and part 2 is sorry, both are bailable मतलब, और both are non cognizable, मैंने गलती से non bailable पढ़ लिया, दोनों bailable है sir. 193 completely bailable है. And वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन देखा था. Sorry. 193 is bailable, and in that circumstances the appellant is entitled to be released on bail. Learned counsel for the state has opposed the application. Looking to the fact and circumstances, the applicant is entitled for bail. Hence, deeply obliged. मेरी समझ से गलती हो गई उनसे. हाँ, 194 तो बनेगा नहीं बनेगा. अवेलेबल है, झटके में देखा नहीं जी. Deeply obliged. This is fresh criminal appeal, my lord.